बात करते हैं सोना कॉम्स या सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग की। जिन लोगों को नहीं पता, ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लीडर है। कंपनी गियर्स बनाती है, असेंबलीज बनाती है, स्टार्टर जो मोटर्स होते हैं स्टार्टर मोटर्स बनाती है, ईवी में ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं वो बनाती है। कंपनी के टोटल 9 फैक्ट्रीज हैं, या बोल सकते हैं 9 फैसिलिटीज हैं। फैक्ट्रीज तो नहीं बोलना चाहिए, 9 फैसिलिटीज हैं इंडिया में, USA में, मैक्सिको में और चाइना में। तो टोटल 4 कंट्रीज में इनके फैसिलिटीज हैं। बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज की डेट फ्री है कंपनी, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। ROC ROE देखेंगे तो काफी अच्छे आपको दिखाई देंगे। बस इसके स्टॉक का PE अभी भी हमको इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब इसके रिजल्ट्स में अगर चेक करेंगे तो अभी भी इसका OPM अच्छा है, रिजल्ट्स कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं। CAGR आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा क्योंकि रिसेंटली आई हुई कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने से पहले करेक्शन आ गया इसमें। लेकिन प्रॉफिट और सेल्स देखने पे ये मालूम चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये चीज़ प्रूव हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे अभी भी पब्लिक का जो स्टेक है कम हुआ है, बहुत कम स्टेक इनके पास है। क्यों? क्योंकि FII और DII अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे ही पब्लिक बेचती है ये खरीदते हैं। तो ये चीज़ अश्योर कर देती है हमको कि कंपनी का जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। 5 साल वाले चार्ट में देखेंगे तो ये आपको जो वोलेटिलिटी दिख रही है, इसकी वजह से ही आपको CAGR कुछ खास दिखाई दिए नहीं है, क्योंकि किसी ने यहाँ खरीदा होगा तो वो अभी भी उसी लेवल पे है। ऑब्वियसली जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ खरीदते हैं? बॉटम्स में खरीदते हैं। अब किसी ने यहाँ खरीद लिया होगा तब तो मार्केट में किसी की बात सुन के खरीदा होगा, लेकिन जो सोच समझ के खरीदते हैं, थोड़ा सेफली खरीदते हैं, वो बॉटम्स वगैरह में ही खरीदते हैं। तो वो अभी थोड़े बहुत लॉस में या फिर नो प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जो फंडामेंटल्स हमने अभी डिस्कस किए उसको देख के ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में ये स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। और कंपनी का जो काम है ग्लोबल EV शिफ्ट्स का, वो स्पेशली इंडिया में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज इंडिया अभी कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएगा कुछ सालों में EV की तरफ। EV की गाड़ियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। कुछ टाइम में तो आपको EV के ट्रक्स, बसेस वगैरह सब कुछ जो अभी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कंप्लीटली वही शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, उसमें भी हैवी व्हीकल्स में भी। तो जो ग्रोथ ऑप्शन है, ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हो जाती, इसका PE थोड़ा सा और कम हो जाता तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता। सो ओनली फॉर दैट रीज़न अभी ये जो प्राइस लेवल है ये अट्रैक्टिव होने के बावजूद मैं एटलीस्ट 430 या 435 के आसपास में इसमें एवरेजिंग करना पसंद करूंगा। 2 ही रीज़न है, ज़्यादा कुछ नहीं। PE रेशियो हमने देख लिया, PE जो इसका है अभी वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और पिछला जो बॉटम बना था वो यहाँ कहीं बना था, कहाँ पे? 400 के आसपास। तो इससे थोड़ा ऊपर ही मैं शायद एवरेजिंग कर लूँ। देखेंगे, पहले इस लेवल पे अगर आता है तो उस टाइम में दोबारा इसके ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये लेवल, 460 पे अभी चल रहा है, 430 35 कोई बहुत दूर नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा सेलर आ गया तो एक ही दिन में पहुंचा सकता है यहाँ पे। तो देखेंगे, इस लेवल पे आता है तो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। अभी एट प्रेजेंट जिस लेवल पे ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है और PE वगैरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा वेट किया जा सकता है। PE रेशियो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छी वैल्यूएशन पे। तो जैसा मैंने बोला, ये जो प्रेजेंट प्राइस है ये भी खराब नहीं है, बस हम लोग थोड़ा सा और अट्रैक्टिव प्राइस के लालच में वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अचानक से भागना शुरू कर देगा, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ेगा। लेकिन हाँ, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फंडामेंटली तो ज़रूर है ये। तो हो सकता है इसमें कोई अचानक से ही बाइंग करने लग जाए, फिर मिले ना मिले वो अलग बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद से लेना, अपने एनालिस्ट वगैरह से पूछ लेना क्या करना चाहिए। और अगर कुछ सजेशन है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख के बता सकते हो। अगला स्टॉक है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। तो आज के दिन भी अराउंड 3.5-4% के आसपास ये गिरा है। कंपनी क्या करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है, ठीक है। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, ये याद रखना। देखो, इसका नाम मैंने अभी लिया है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, ज़्यादा रिस्की स्टॉक में नहीं जाना चाहते, वो इस स्टॉक से दूर रह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक ये नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है। इसका बीटा चेक कर लेना, आई थिंक बीटा भी इसका शायद हाई होगा। मुझे नहीं पता, आप चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ट्रांसरेल का बीटा कितना है, ओके। तो मार्केट कैप देख सकते हैं 6240 का है। स्टॉक का PE अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है। ROC ROE आपको अच्छा दिखाई देगा। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जितना डेट होना चाहिए उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है।
ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखोगे तो बहुत अच्छे है, इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा, फ्री कैश फ्लो रखा हुआ है, फिनेंशियल्स अच्छे हैं, डिविडेंड कंपनी अभी नहीं दे रही। और इसके अगर चार्ट में आके आप चेक करेंगे मैक्सिमम टाइम का चार्ट, तो जब से कंपनी आई है कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इसमें बूम आया, उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें फॉल ही आ रहा है, तो कोई भी रिकवरी इसमें दिखाई नहीं दी है। पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसको अच्छे से चेक करने के लिए आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करना पड़ेगा। तो ये 102 करोड़ का प्रॉफिट 98, फिर कम देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो वोलाटाइल है। ठीक है, कंसिस्टेंसी में इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ऊपर नहीं जा रहे, तो कंपनी रिस्की है, ये चीज़ आप याद रखना। आप देखोगे ओपीएम पहले 15 था, फिर 13 हुआ, फिर 8 हुआ, अब ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया। ठीक है, तो ये कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसके सीएजीआर वगैरह अभी आपको नहीं मिलेंगे, रिसेंटली आई हुई कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ वगैरह आपको अभी रिसेंटली में अच्छा दिखाई देगा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ी होल्डिंग दिखाई देगी और एफआईए के पास थोड़ी बहुत होल्डिंग है, क्योंकि प्रमोटर्स ही मेजरली होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग 12% पब्लिक के पास है। तो मैं बस ये चाहूँगा कि ये पब्लिक का जो स्टेक है ये ना बढ़े बहुत ज़्यादा कंपेयर टू एफआईआई डीआईआई, तब ये कंपनी ठीक ठाक हो जाएगी। तो आगे के जो कुछ डेटा इसमें आएंगे हमारे पास, उससे हम लोग ये श्योर हो पाएंगे कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं। लेकिन आज का जो इसका प्राइस चल रहा है ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से और नीचे नहीं गिर सकता। मेरे जो लेवल्स होते हैं मंथली एसआईपी लेवल्स, जो मैं अपने एंट्री या एवरेजिंग के लिए प्रेडिक्ट करता हूँ, उसके अलावा भी मेरे ईयरली 2 लेवल्स होते हैं, जिसमें एक पहला लेवल और दूसरा लेवल ये मेरा फाइनल होता है उस साल के लिए। ठीक है, तो ये अभी जिस प्राइस पे है ये मेरे फाइनल लेवल के पास में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से और नीचे नहीं गिर सकता, गिर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ट्रांस रेल लाइटिंग में एंट्री करना चाहता था बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे और बाद में एवरेजिंग करने के लिए भी रेडी है, तो उनके लिए ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। क्या आपके ट्रैकर में ये स्टॉक था? आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। तीसरा और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है PGHH, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। ज्यादातर इस स्टॉक को लोग जो है जानते होंगे, बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही इजीली आपके घर में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पार्ट है, तो ऑब्वियसली आप जितने पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, विस्पर, विक्स वगैरह जितने भी आप जानते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ओल्ड स्पाइस है और कई सारे नाम हैं जो कि आप इनके वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। जिलेट वगैरह सब इन्हीं के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो PGHH एक अलग कंपनी है और एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मल्टीपल कंपनीज हैं। ठीक है, तो आप वो सब चेक कर लेना, हिस्ट्री वगैरह। अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल चेक करेंगे। तो कल इसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल देखते हैं। बस मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको ये एक म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनी दिखाई देगी। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, बहुत मतलब सिंगल डिजिट डबल डिजिट में चल रहा है। ठीक है, सिंगल डिजिट बोलूंगा मैं इसे। सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है, सिंगल डिजिट में चल रहा है। सीएजीआर कैसा चल रहा है, सिंगल डिजिट में चल रहा है। तो एवरेज बोल सकते हैं या बिलो एवरेज ही इसका जो है रिटर्न देने का स्कोप है। ओके, तो आप इसे मैक्सिमम कर दोगे तो चार्ट आपको बहुत शानदार दिखाई देगा। लेकिन ये भी किस तरह का स्टॉक है, म्यूचुअल फंड टाइप का स्टॉक है। कई बार मैं बोलता हूँ ना, कोलगेट, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं जाते ऊपर ही हैं, लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएंगे, लेकिन आपको रिटर्न बहुत खतरनाक वाला बना के नहीं देंगे। श्योर शॉर्ट रिटर्न देंगे लेकिन बहुत खतरनाक रिटर्न नहीं देंगे। तो ये PGHH भी उसी टाइप का एक स्टॉक है। अब इसमें कल क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कल अचानक से मेरा इसमें एक्चुअली एक GTT लगा हुआ था। कितने पे? 12,313 रुपए पे ये मैंने GTT लगा रखा था और ये अचानक से ट्रिगर हो गया कल। बहुत ज्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं लगा रखी थी ऑब्वियसली, बिकॉज अभी मैंने रीजन बताया, बहुत ज्यादा ये ग्रोथ नहीं आपको देगा आपके पैसों पे, लेकिन मतलब कंसिस्टेंसी देता है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स हैं वो भी मैं रखता हूँ।
अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे मिलते हैं तो ये लोएस्ट पॉसिबल लेवल जो मेरा इस साल का था वो यही था 12,315 के आसपास। इससे 2 रुपए नीचे मैंने लगा रखा था। अभी एक एक स्टॉक इतने का मिल रहा है, ऑब्वियसली कई सारे लोग तो खरीदेंगे नहीं जिनका बजट 10,000 के आसपास रहता है, क्योंकि अभी भी उनको कई बार समझाने पे भी वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि एक स्टॉक आप इतने का लो या 100 स्टॉक आप इतने के लो टोटल वैल्यूएशन में। तो ये स्टॉक ज़्यादा सेफ है हिस्टोरिकली भी, फंडामेंटली भी और लॉजिकली भी कंपेयर टू इस क्वांटिटी पे। ठीक है, कोई स्टॉक अगर 123 रुपए का है और कोई स्टॉक 12,000 रुपए का है, दोनों में आप पैसे इतने ही लगा रहे हो 12,315, बट पीजीएचएच में आपको एक स्टॉक मिलेगा और जो दूसरा स्टॉक है जिसकी वैल्यूएशन 123.15 रुपीज़ या 123 के आसपास है, उसमें आपको 100 स्टॉक मिलेंगे। तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि 100 स्टॉक हैं, लेकिन जब ग्रोथ आएगी ना तो ये स्टॉक के ग्रो करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू बड़े स्टॉक। बड़े वैल्यू, बड़े क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा रुपीस वाले स्टॉक जो होते हैं वो किसी रीज़न से उतने महंगे हुए हैं। ठीक है, भले ही वो स्लोली ग्रो करे लेकिन ग्रो करने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर नहीं हो तब तो आप जैसे मर्जी चाहे रिस्क लो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो इस तरह के सेफ म्यूचुअल फंड टाइप वाले स्टॉक्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपको मेंटली ऐसे प्रेशर वाले मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ देंगे ये सारे स्टॉक्स, क्योंकि ये गिरते कम है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कल इसमें मेरा प्राइस ट्रिगर हो गया और आज अभी तक आई थिंक अराउंड 10-11% के आसपास इसमें जो है ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है। अब ये यहाँ से नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा लेवल था एंट्री करने का मैंने कर लिया। अब मैं इस स्टॉक की तरफ नहीं देखने वाला हूँ। अब देखिए, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशन पे है कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपका स्टाइल है, कितना ज़्यादा रिस्क लेते हो, स्मॉल कैप में करते हो, मिड कैप में करते हो, जो भी है वो आपका लेन देन है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल्स देखेंगे तो अच्छे हैं। डिविडेंड ज़्यादा देती है ऑब्वियसली, जो ग्रो कंपनी आपका पैसा जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी वो आपको डिविडेंड दे दे के अपने पास रखेगी। ठीक है, तो ये डिविडेंड देती है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है। डेट फ्री कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है और डेट लेने की तो कोई ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई देती नहीं इनके पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स तो ऑब्वियसली कभी भी कुछ नहीं बेचते। एफआईआई ने लॉन्ग रन में अपना स्टेक जो है कम किया है, लेकिन वहीं डीआईआई ने अपना स्टेक जो है लॉन्ग रन में बढ़ाया है। पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो मेरे लिए अच्छी है कंपनी। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मीडियन से बहुत ज़्यादा नीचे आपको पीई दिखाई देगा। मीडियन यहाँ है और जो इसका ईपीएस है वो भी आप देखेंगे तो ईपीएस भी थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बहुत तेज़ बढ़ रहा होता तो प्राइस तो क्या ही भाग रहा होता, तो इसलिए स्लो चलने वाली कंपनी है तो ईपीएस भी वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो ये थी तीसरी कंपनी इस वीडियो की। मैंने इसमें एंट्री की है तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम में भी यहाँ इसके बारे में नहीं लिखा था कि मैंने इसमें एंट्री की है। जस्ट मैंने ये लिखा था कि किसी ने इसको अचानक से बहुत ज़्यादा बेचा है, तो वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरा अचानक से जीटीडी ट्रिगर हो गया था और मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया था कि ये अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि जनरली मुझे पता रहता है कि कौन से स्टॉक मेरे बाय होने वाले हैं। ये जीटीटी मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था तो इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया था, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे बताया नहीं कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है। बट मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये स्टॉक ऐड किया, जीटीटी ये ट्रिगर हो गया, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स मेरे पास हैं। मेरे पास कोलगेट भी है, मेरे पास डाबर भी है, मेरे पास विप्रो भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट है। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड टाइप के स्टॉक्स हैं वो सारे ही मेरे पोर्टफोलियो में हैं, लेकिन बहुत ही छोटे परसेंटेज में। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।